बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम फिर से ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं बार बार ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की तो इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी जाएंगी और बहुत डिटेल में से लिखा जाएगा और कई किताबें इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर लिखी जाएगी कि ये इस तरह का ऑपरेशन किससे कैरी आउट हुआ पाकिस्तानी स्टेट के अंदर, किस तरह से इतनी बड़ी रियासत को इस तरह से मफलूज कर दिया गया ऑपरेशन रिजीम चेंज के थ्रू। कौन कौन शामिल था, किस तरह से शामिल था, कैसे था, ये सारी की सारी चीजें तारीख में लोग डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज शुरू कहां से हुआ। मोस्टली हम यहाँ पर क्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान के डिबेकल के बाद जो अमेरिका का हुआ उसके बाद ऑपरेशन रिजीम चेंज शुरू हुआ। किसी हद तक यह बात भी दुरुस्त है, एक्चुअली में ये ऑपरेशन रिजीम चेंज शुरू तो यहीं से हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के सीड्स या यूं कह ले कि ये ऑपरेशन रिजीम चेंज बहुत अरसा पहले से ही प्लांट किया हुआ था। किसने प्लांट किया था, कैसे प्लांट किया था, कौन था इस सारे के सारे ऑपरेशन के पीछे, ये इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं, मैं आपको 2017 में लेकर चलता हूं। 2017 के हवाले से कुछ बातें आपको याद करवाना चाहता हूं। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर पनामा पेपर्स के केसेस चल रहे थे और उनके फैसले आने वाले थे। उससे भी पहले थोड़ी सी चीज ये हुई थी कि जनरल राहील शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान किसी तरह का तसादुम हो गया था और उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि आप 3 साल के लिए आते हो और हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद जनरल राहील शरीफ ने डंडा दिखाया और आसिफ अली जरदारी दुबई भाग गया था। लेकिन जैसे ही जनरल राहील शरीफ के जाने का वक्त आया उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद जनरल बाजवा आ गए। जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी को स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में री एंट्री दिलवाई। मतलब जो पॉलिसी जनरल राहील शरीफ ने बनाई थी उसको बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर जनरल बाजवा ने टर्न अराउंड कर दिया। और ये किसके कहने के ऊपर किया, कैसे किया, ये आज तक पता नहीं चल सका। मतलब जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दोबारा स्पेस दिया, जो स्पेस जनरल राहील ने छीन लिया था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जनरल बाजवा को तो नवाज शरीफ चुनकर लाया था अपना बंदा समझकर, फिर जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी को स्पेस क्यों दिया? नवाज शरीफ को दे सकता था ना, तो फिर आसिफ अली जरदारी को क्यों स्पेस देता गया? असल में नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को इसलिए चुना था कि उसने सोचा था कि कादियानी कम्युनिटी का बंदा है, अपने अंदर रहेगा, अपना काम करता रहेगा और मैं प्रो कादियानी कम्युनिटी हूँ, मैं एक प्रोग्रेसिव बंदा हूँ, सो ये मेरी हिमायत करता रहेगा। आसमा जहांगीर की क्लब का बंदा होगा, आसमा जहांगीर भी मेरी पिट्ठू थी, सो ये भी मेरा पिट्ठू बनकर रहेगा। इसीलिए नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को सिलेक्ट कर लिया। उसे क्या पता था कि जो प्रो लेफ्टिस्ट बंदे होते हैं वो जानते हैं कि उनका असली हिमायती कौन है, और वो जानता था कि पीपल्स पार्टी प्रो लेफ्ट की असली हिमायती है। सो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनने के बाद कुछ ही दिन लगे ये समझने के लिए कि उसके इंटरेस्ट अलाइन करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और फिर उसने अपना अलायंस बना दिया पीपल्स पार्टी के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और जगह पर लेकर चलता हूँ कि लाहौर के अंदर जलसे जुलूस हो रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा के ऊपर। वहां पर आसिफ अली जरदारी एक ही स्टेज पर, डॉक्टर ताहिर अल कादरी वो भी आए हुए थे उस स्टेज के ऊपर, और फिर इमरान खान को भी उसी स्टेज के ऊपर तलब किया गया था। लेकिन इमरान खान उस स्टेज के ऊपर नहीं गया था, बल्कि थोड़ी देर के बाद गया था, और उसके बाद इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी थी। यहाँ पर एक और अरेंजमेंट की गई थी 2017 के दौरान। वो अरेंजमेंट ये थी कि अगर पीटीआई और पीपीपी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो नवाज शरीफ का सफाया कर देंगे पंजाब से भी, मतलब नवाज शरीफ की पार्टी को पंजाब से भी सफाया कर देगा। लेकिन फिर भी इमरान खान ने उस बात को अप्रूव नहीं किया था और इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी, और उसके ऊपर चौधरी एतजाज हसन ने बड़ी मायूसी का इजहार किया था। यहाँ पर आपको ये बात वाज़ेह चले कि उस टाइम का जो भी नेक्सस था, आसिफ जरदारी को वापस पॉलिटिक्स में लाना, इंट्रोड्यूस करवाना और इमरान और आसिफ का नेक्सस बनाने की कोशिश करना, ये सारा का सारा काम जनरल बाजवा कर रहा था। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2018 के करीब। 2018 के करीब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अब सबके खिलाफ करप्शन की कार्रवाई शुरू होगी। आसिफ अली जरदारी जनरल बाजवा की वजह से बड़ा अश्योर था उसके खिलाफ करप्शन की कार्रवाई नहीं होगी, और हुआ भी ऐसे ही, उसके खिलाफ करप्शन की कार्रवाई आगे प्रोसीड ना कर सकी। लेकिन यहाँ पर आसिफ अली जरदारी स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कोशिश करता रहा कि इमरान खान के साथ उसके अलायंसेस बन जाए, पीपल्स पार्टी और पीटीआई किसी न किसी तरह से एक निगोशिएशन पोजीशन पे आ जाए और जो मिलकर तय कर ले कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। मतलब पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ निगोशिएट कर रही थी। ये निगोशिएशन हो रहे थे जहांगीर तरीन के थ्रू, लेकिन उस निगोशिएशन को भी इमरान खान ने रोक दिया था। जनरल बाजवा ने ये एक अटेम्प्ट किया था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को इलेक्शन के बाद फिर से एक पेज पर लाया जाए और ताकि ये दोनों मिलकर इस मुल्क को चला सके। यहाँ पर यह तय करने की कोशिश की थी जनरल बाजवा ने कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक मसला है और इकोनॉमिक मसले को हल करने के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अमेरिका का आशीर्वाद भी होगा, इस तरह से हम इस मुल्क की पॉलिसी को लेकर चलेंगे और ये मुल्क बिल्कुल एक इकोनॉमिक वाइब्रेंट
डिफरेंट कंट्री बन जाएगा। यहाँ पर जनरल बाजवा के इंटरेस्ट बिल्कुल वाजे थे। वो इसी तरह का बंदा था जिस तरह का आसिफ अली जरदारी था। आसिफ अली जरदारी के अगर आप 2008 से 2012 तक के साल देख लें जिसमें उसने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसने कख काम नहीं किया। उसने सारा का सारा काम ये किया है कि इदारों से जितना भी पैसा होता था वो सारा का सारा लपेट लेना, अपने बंदे बिठाना और फिर पैसे लूटना, फिर पैसे जमा करना और उनको दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर करना, वहां पर अपने महलात बनाना, यहाँ पर एक बिजनेस एम्पायर खड़ी करना। ये सारा का सारा काम 2008 से 2012 तक आसिफ अली जरदारी ने किया। अब आप इसी पर्सनैलिटी को कंपेयर करें जनरल बाजवा की पर्सनैलिटी से। जनरल बाजवा को भी ऑलमोस्ट 6 साल हो गए पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते हुए। जनरल बाजवा ने भी पाकिस्तान की वॉर डॉक्ट्रिन, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर कोई काम नहीं किया। कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है जो जनरल बाजवा ने कैरी आउट किया और जिसका वो सक्सेस क्लेम कर सके। अलबत्ता जनरल बाजवा ने एक चीज बड़ी अच्छी की है, पाकिस्तान मिलिट्री को बिजनेस को अपने नाम पर करवाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यूं समझ ले फौजी फाउंडेशन को अपने बाप की जागीर समझकर हड़प कर गया है। उसके बाद पाकिस्तान के नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जितने भी ठीके आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे, वो सारे के सारे उसने हड़प कर लिए। रिकॉर्डिक गोल्ड माइन वाला मंसूबा उसने हड़प कर लिया। सीपेक वाले मंसूबे और भी सारे $बिलियन के मंसूबे थे वो भी इसने हड़प कर लिए। मतलब जहां पर पैसा आया वहां पर इसने सारा का सारा हड़प कर लिया। ISPR के जितने भी ड्रामा बनाने वाले बजट थे वो भी इस बंदे ने हड़प कर लिया। मतलब जो दाव इसका मिलिट्री के अंदर लग रहा था, फौजी फाउंडेशन में लग रहा था, हुकूमत के अंदर लग रहा था, कॉन्ट्रैक्ट्स में लग रहा था, जिस तरह आसिफ जरदारी के दाव लग रहे थे जब वो फेडरेशन में था, इसी तरह से जनरल बाजवा ने भी पैसे बिल्कुल मतलब है ना लपेटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फौज का आसिफ जरदारी, जनरल बाजवा है। सो ये इन दोनों की पर्सनैलिटी की सिमिलैरिटीज थी। लेकिन यहाँ पर मसला ये हो रहा था कि इमरान खान बार बार ये कह रहा था कि मैं करप्शन को माफ नहीं करूंगा, मैं करप्ट लोगों को देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जनरल बाजवा और उसके टोले को भी ये बड़ी बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि ये लोग तो करप्शन कर रहे थे। आप देखें बलूचिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में सारी की सारी गंदम जनरल बाजवा और उसके टोले और पीपल्स पार्टी वाले मिलकर गायब कर रहे थे। तो ये बातें हजम नहीं हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट ने एक लास्ट अप्रोच करके देख ली कि इमरान खान और पीपल्स पार्टी के बीच में ताल्लुकात ठीक किए जाएं, और उस अप्रोच के नतीजे में भी इमरान खान ने मना कर दिया। नवाज शरीफ को तो NRO लेकर दे दिया जनरल बाजवा ने और उसके लिए उसने पैसे लिए। नवाज शरीफ को यहाँ से भगाने के लिए जनरल बाजवा ने ठीक ठाक पैसे लिए थे नवाज शरीफ से, और कहा जाता है इन्हीं पैसों से उसने बेल्जियम में ये प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद ली थी, जिसकी वजह से ये मशहूर हो गया कि बेल्जियम में इसके फ्लैट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर बात तब खराब हुई जब इमरान खान ने फाइनली रिजेक्ट कर दिया पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी तरह से बैठने के लिए। तब यहाँ पर जाकर कैलकुलेशंस की गई पीपल्स पार्टी ने और आर्मी ने ये कैलकुलेट किया कि अगर इमरान खान बच जाता है या जनरल बाजवा चला जाता है यहाँ से, तो जाकर इमरान खान इतना ताकतवर हो जाएगा कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। वो ऐसे कवानीन मंजूर करवा लेगा जिसके बाद पीपल्स पार्टी सिंध में भी महफूज नहीं रह सकती, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जितना भी करप्ट होला है उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तब जाकर यह ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ। पहले जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कैरी आउट हुआ है उसकी प्लानिंग वगैरह जो कुछ भी था वो पीपल्स पार्टी और जनरल बाजवा ने कैरी आउट किया है। उसके बाद इन लोगों ने दूसरे लोगों को लूप में लेने की कोशिश की है। जनरल बाजवा के जिम्मे में यह काम लगा दिया गया था कि आपने मिलिट्री सर्कल्स को कन्विंस करना है। पीपल्स पार्टी के सर में यह डाल दिया गया था कि आपने अमेरिका और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करना है। उसके बाद ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ है। ये ऐसे ही दिन रात को ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी ही केयरफुल कैलकुलेशंस थी और बहुत सारे सालों से चलती हुई आ रही थी। उसके बाद जाकर यह ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ है। मैं आपको यहाँ पर चीफ जस्टिस साकिब निसार का रोल भी बता देना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साकिब निसार वो शख्स है जिसके सामने बिलावल का केस आया था तो उसने कहा था कि बिलावल एक मासूम बच्चा है। इससे आपको यह पता चलता है कि बिलावल को छोड़ने, पीपल्स पार्टी को बख्शने में भी चीफ जस्टिस साकिब निसार का अहम किरदार था। यहाँ से आपको समझ में आता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कितनी करप्ट, कितनी मायूस कुन है कि किस किस तरह से कौन कौन से लोग एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर अवाम की आवाज को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं वो जो ट्वीट्स किए हैं सईद आफरीदी ने, उनकी पोजीशन अब यहाँ पर सही बैठती है। सईद आफरीदी के ट्वीट्स में उसने कहा है कि मैंने अमेरिकन से डिटेल में बात की है कि क्या आप ऑपरेशन रिजीम चेंज का हिस्सा थे या नहीं थे। तो अमेरिकन ने कहा कि हम ऑपरेशन रिजीम चेंज का हिस्सा नहीं थे। कुछ लोकल ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी मिलिट्री की और पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन एट द ब्रॉडर लेवल हम इस ऑपरेशन रिजीम चेंज में इन्वॉल्व नहीं थे। बाद में चलकर हमें इसमें इन्वाइट किया गया कि आप भी इस ऑपरेशन रिजीम चेंज का हिस्सा बन जाए और आप भी हमारी फाइनेंशियल मदद करें, लेकिन अमेरिकन ने क्लियरली मना कर दिया कि हम किसी भी तरह की इमरजेंसी या ऑपरेशन रिजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हालांकि थोड़ी सी दोगली बात हो सकती है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स अमेरिकन के ऑपरेशन रिजीम चेंज में इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में चलकर जब प्रेशर पड़ा पाकिस्तानी अवाम का तब अमेरिकन ने बैकआउट कर लिया था। इससे आपको पता चलता है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज कितना केयरफुली मेटिकुलसली प्लान किया हुआ है, जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक अच्छी खासी न्यूक्लियर पावर स्टेट
स्टेट को क्रिपल करके रख दिया है। थैंक यू वेरी मच।